नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर प्रशांत रहाटे सर। आप एक जनरल सर्जन हो सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, लो इम्यूनिटी की जो पेशेंट है, उनमें देखा गया कि डायबिटिक पेशेंट में इसके प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ते आ रहे हैं। डायबिटिक फूड के है, ये जनरल प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रहे हैं। लोग वेरिकेंस वेन्स के लिए भी ये सारी चीज समस्या लेके आपके पास आ रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि किस तरह के आपके पास पेशेंट आते हैं, किस तरह का आपके यहाँ का डायग्नोसिस होता है, उस बारे में बताइए। डायबिटिक फुट ये प्रॉब्लम सच में बहुत बढ़ गया है और यंग पेशेंट्स में भी दिखाई दे रहा है। पहले 60-70 साल की उम्र में दिखता था, लेकिन अभी 40-50 में भी दिखने लग गया है डायबिटिक फुट। और ये डायबिटिक फुट की ट्रीटमेंट, ये अपार्ट फ्रॉम यानी डायबिटीज़ का कंट्रोल तो करना है, लेकिन डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस जो ऑलरेडी हो गए हैं और खून की नसें, पैरों की नसें जो चोक हो जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन, प्रोटीन, विटामिन ये मिल नहीं सकता है उंगलियों की तरफ और पैर के पंजे की तरफ, तो उसमें धीरे धीरे जख्म यदि हो जाती है तो गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए वो खून की नसें बढ़ाने के लिए पूरे सेंट्रल इंडिया में पहली बार पिछले 3-4 साल से हम लोग हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी यूज़ कर रहे हैं। हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी में क्या होता है कि एक बड़ा सा चैम्बर रहता है जिसमें 4 लोग बैठते हैं, अंदर में डॉक्टर भी मॉनिटर करते हैं और हाई प्रेशर में ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। ऑक्सीजन का मास्क लगाया जाता है पेशेंट को और इसके अराउंड 30 to 40 सिटिंग्स होने के बाद में, एक सिटिंग 90 मिनट का रहता है, एक दिन में 1 या 2 ले सकते हैं, उनकी तबीयत कैसी उसके हिसाब से। और ये 15 से 20 सिटिंग्स होने के बाद धीरे धीरे उनको नई खून की नसें तैयार होने लगती है। जिस जगह ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है उस जगह हाई प्रेशर ऑक्सीजन में, प्लाज्मा में ऑक्सीजन डिजॉल्व होने के कारण ऑक्सीजन पहुंचने लगता है और पैर बच जाते हैं। बचाने के चांसेस पूरे रहते हैं इसमें। बहुत बार एक उंगली काटी, दूसरी काटनी पड़ती, फिर पंजा काटो, फिर पंजा काटने के बाद फिर जख्म ठीक नहीं होती है। तो ऐसे कंडीशन में हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी यदि वो ट्रीटमेंट में ऐड कर दिए तो काफ़ी मदद होती है पेशेंट्स को। और पिछले 4 साल में कई सारे पेशेंट्स के पैर हम लोगों ने बचाए हैं इसमें। नेक्रोसिस के प्रॉब्लम काफी बढ़ रहे हैं, फीवर ऑफ हेड के। तो ऐसे में हिप्स सर्जरी जो सेविंग जो रहता है, यहाँ तक आप वो भी कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी वो ट्रीटमेंट करना ही पड़ता, तो उस बारे में आप बताइए। नहीं, अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ नेक फीमर होने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो अल्कोहलिज्म रहता है और दूसरा मेन कारण रहता है आजकल जो जिम्नेशियम में स्टेरॉइड्स बच्चे लोग लेते हैं। ये दोनों कारण के कारण जो हिप जॉइंट का बॉल रहता है, वो बॉल का ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाता है और उसके कारण वो बॉल कोलैप्स हो जाता है और बॉल कोलैप्स होने के बाद में फिर चलने में बड़ी दिक्कत तैयार होती है। तो एडवाइस तो यही रहेगा कि अल्कोहलिज्म और स्टेरॉइड का यूज़ ये यंग जनरेशन में नहीं करना चाहिए। इवन जो जिम्नेशियम्स के जो ऑफिशियल्स रहते हैं, उनके ट्रेनर्स रहते हैं, ये ट्रेनर्स ने भी उनको फॉर मसल बिल्डिंग ये स्टेरॉइड्स नहीं एडवाइस करना चाहिए। ये बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है, क्योंकि यंग लोगों में यदि हिप जॉइंट का बॉल ख़त्म हो जाता है तो लाइफ लॉन्ग बड़ी दिक्कत रहती है। लेकिन जब वो कोलैप्स होके आता है हिप जॉइंट का बॉल, तब और कुछ कर नहीं सकते, उसको रिप्लेस ही करना पड़ता है, वो आर्टिफिशियल जॉइंट लगाना ही पड़ता है। फिर ये भी देखा गया कि यंगर एज के जो लोग हैं, पर्टिकुलरली हाई प्रोटीन सप्लीमेंट्स के नाम पर स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उनको ये तक पता नहीं कि ये कितना हानिकारक होंगे। जैसे कि आपने बताया, आगे चल के गॉल ब्लैडर की सर्जरी, ये गॉलस्टोन के सर्जरी तक नौबत आ जाती है। तो ऐसे में इन लोगों ने किस तरह का प्रिकॉशंस रखना चाहिए, उस बारे में बताइए। नहीं, बैलेंस डाइट रखना चाहिए। नॉन साइंटिफिक लोगों की सलाह नहीं लेना चाहिए इसमें। जिनको मेडिकल साइंस और बराबर टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उनकी हेल्प नहीं लेना चाहिए अपने जीवन को और अपने बॉडी को बदलने के लिए।
यही एक एडवाइस है, क्योंकि ये जब ड्रास्टिक वेट रिडक्शन होता है कि 1 महीने में 5 किलो कम किए, 15 दिन में 3 इंचेस कम कर दिए, ये सब नॉन साइंटिफिक है। ऐसा करने से बॉडी में बहुत सारी तकलीफ़ें तैयार होती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस तैयार होते हैं रैपिड वेट रिडक्शन से, और बहुत सारे फैंसी डाइट्स जो आए हैं उसके कारण किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन्स ये भी डेवलप होने लग गया, एसिडिटी डेवलप होने लग गई है, पाइल्स, फिशर, फिस्चुला के प्रॉब्लम्स ये कॉन्स्टिपेशन के कारण होने लग गए हैं। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स ये सब लाइफस्टाइल, दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिसीजेस। तो ये लाइफस्टाइल डिसीजेस में अपने शरीर को बदलाव करने में मतलब नहीं है। साइंटिफिक लोगों के साथ में आपने हेल्प लेना चाहिए, और उसी के कारण आपकी तबीयत भी अच्छी रहेंगी, और साइंटिफिक वे से आप वेट रिडक्शन करोगे तो उसका ये काफ़ी फ़ायदा रहेगा, और वेट रीगेन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। देखो कैसे हुआ है, ये कोरोना ने बहुत सारे चेंजेस ला लिए लाइफ में। सबसे पहले तो कोरोना डिसीज़ के कारण डायरिया भी होता था, कोरोना डिसीज़ के कारण ज़बान की टेस्ट चले जाती थी। ये दोनों कारण से, एक तो ज़बान की टेस्ट जाने के कारण फाइबर डाइट बराबर लिया नहीं जाता था, और उसके कारण कॉन्स्टिपेशन होता था, या फिर डायरिया के कारण, बार बार डायरिया होने के कारण भी नीचे में एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स तैयार होती हैं, पाइल्स, फिशर के जो प्रॉब्लम्स है वो होते थे। उसके बाद में होम फॉर ये वर्क फ्रॉम होम का आया कंसेप्ट। वर्क फ्रॉम होम में क्या हो गया कि सिटिंग पोजीशन ज़्यादा हो गई है, सिटिंग पोजीशन और वर्किंग आवर्स ज़्यादा हो गए, ज़्यादा देर तक के लोग काम करने लग गए, क्योंकि घर में ही बैठना है, 2 घंटे में ज़्यादा भी काम कर लेता हूँ। और बहुत सारी कंपनियों के काम बढ़ने के कारण एम्प्लॉयज़ के ऊपर में ज़्यादा काम करने का भी स्ट्रेस आ गया। तो ये सब कारण के वजह से एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स यानी पाइल्स, फिशर ये बहुत बढ़ गया। बैठे बैठे खाना खा रहे, इमीडिएटली बहुत सारे ऐप्स के ऊपर में खाना मिलता है, वो रेडीमेड खाना मंगाने लग गए जिसमें फाइबर कम रहता था। एक्सरसाइज कम होने के कारण स्थूलता आ गई, स्थूलता आने के कारण फिर खाना बढ़ गया, शुगर के प्रॉब्लम्स डिटेक्ट होने लग गए, बीपी के प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने लग गए। एक्सरसाइज नहीं होने के कारण फिर से कॉन्स्टिपेशन, डाइट उस टाइप का होने लग गया। ये सबका कंबाइंड इफेक्ट यदि देखें तो ऑल सेड एंड डन, एक तो अपर एब्डोमेन यानी पेट के ऊपरी हिस्से में एसिडिटी भी होने लग गई, और निचले हिस्से में पाइल्स, फिशर के भी प्रॉब्लम्स तैयार हो गए। तो ये सबका कंबाइंड इफेक्ट हुआ। ये कंबाइंड इफेक्ट को मात करने के लिए प्रॉपर एक्सरसाइजेस, टाइम टू टाइम खाना, फाइबर वाला खाना, पानी ज़्यादा पीना है, एक्सरसाइज बराबर करना है, ये एडवाइजेबल है। सर, विदर्भ के और इंटरस्टेट के दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि किस तरह से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि अभी देखा गया कि काफ़ी लोग स्ट्रेस में लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसे में आप ये बताइए, आप एक सर्जन हो, तो उनको इस तरह की नौबत ना आए और उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल रहना चाहिए, तो उस संदर्भ में आप बताइए। ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि यही हुआ है पूरे वर्क फ्रॉम होम कल्चर में, और उसी को ही अपने को मॉडिफाई करना चाहिए। जो मैंने अभी बताया कि डे टू डे लाइफ ये डिसिप्लिन ही रहना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइजेस, रेशेदार पदार्थ ज़्यादा खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा काढ़े। ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि कलमी, मीरे और यानी काली मिर्च और लवंग के काढ़े खाने के वजह से वायरस मर रहा है। ऐसी कहीं पर भी एविडेंस नहीं है, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। बहुत ज़्यादा काढ़े खाने में आ गए हैं, पीने में आ गए हैं, जिसके वजह से एसिडिटी, जलन, रिगर्गिटेशंस, ये सब चीज़ें बहुत बढ़ गई है। तो ये सब के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए। प्रॉपर डाइट, घर का खाना खाइए, घर में बनाया हुआ खाना खाइए, जंक फूड कम खाइए, प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, पानी ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में लीजिए। बहुत सारे लोगों ने तो इसका वैसे भी फ़ायदा लिया है कि जो मोटे लोग थे उन्होंने प्रॉपर एक्सरसाइज करके, पहले टाइम नहीं मिलता था, अभी टाइम मिल रहा है तो एक्सरसाइज करने लग गए। लेकिन वर्क फ्रॉम होम कल्चर में उल्टा भी हो गया
कि बैठे बैठे ज़्यादा काम होने लग गया है, ज़्यादा जंक फूड खाने में आने लग गया है, पानी कम पीने लग गए, तो लाइफस्टाइल डिसीजेस बढ़ गए। तो इसका बैलेंस रखना चाहिए। ये बैलेंस रखने से ही तबीयत अच्छी रहेंगी, नहीं तो यंग लोगों में, यंगर पॉपुलेशन में एक बार वो डिसीज़ लग गया हमेशा के लिए लगेगा, और फिर वजन कम करना, और फिर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, और फिर उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते फिर आपका टाइम चले जाएगा। मेरे 2 हॉस्पिटल्स है, एक राहटे सर्जिकल हॉस्पिटल है, दूसरा मेन हॉस्पिटल है 7 स्टार हॉस्पिटल है। 7 स्टार हॉस्पिटल जगनाड़े चौक में है। यहाँ पर सब फैसिलिटीज़ है, सभी प्रकार की सर्जरीज, क्रिटिकल केयर, बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स का यदि ऑपरेशन करना रहा तो उसकी फैसिलिटीज़, ये सब कुछ है। कार्डियक है, न्यूरो है, सभी प्रकार के एंडोस्कोपीज होते हैं। और राहटे सर्जिकल हॉस्पिटल में हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी का कंप्लीट यूनिट है, जो पूरे इंडिया में भी 3-4 जगह ही है। उसमें से सेंट्रल इंडिया में ये सबसे पहले आया है मल्टीप्लेस यानी वो 3-4 लोग अंदर में बैठ के हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी, हाई प्रेशर में ऑक्सीजन थेरेपी ले सकते हैं। दूसरे एक चेंबर रहते हैं कि सिंगल में वहाँ पर लिटा के रहते हैं, जैसे सिटी स्कैन के लिए लिटा के जाते हैं वैसी चेंबर में चले जाते हैं, लेकिन उसमें उतना पर्याप्त फ़ायदा नहीं होता है। जो मल्टीप्लेस में जो प्रेशर जनरेशन हो सकता है, बड़ी मशीन रहती है, 13 टन की मशीन रहती है, और उसमें प्रेशर जनरेशन ज़्यादा अच्छे से होता है। तो वो राहटे हॉस्पिटल। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।